बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास कल मैंने ब्रेक की थी। कल की वह खबर जो बिहार हाई कोर्ट पटना ने जो दिया है उसको देख करके वास्तव में जो है वो डिस्टर्बेंस था और उस वजह से जो है इस समझ में नहीं आ रहा था कि आपको हम प्रैक्टिस इस प्रोग्राम में शामिल करें, क्या करें, कैसे करें। ये चीज़ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, इस वजह से क्लास आपको नहीं मिली थी। प्रैक्टिस प्रक्रिया को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और एक परीक्षा आप जब भी होगी उसके हिसाब से हम फिर से प्लान और आपके सामने अपडेट करेंगे। हालांकि मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो मैराथन कक्षाओं के माध्यम से कवर कराया है, प्रोबेबिलिटी का भी मैंने मैराथन लगाया है और काफ़ी सारी प्लानिंग टीआरई को लेकर के चल रही है, जो कि आपकी परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए मेरी तरफ से जो सबसे बेहतर हो सकता है उसके प्रयासों में से एक है। प्रैक्टिस को मैं रोकना नहीं चाहता था। मैंने एक कमिटमेंट आप लोगों से किया था कि परीक्षा तक हम आपको प्रैक्टिस करा के देंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिक, रिलेवेंट प्रश्नों की। तो वो मेरे प्रयास आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे संख्या में 18। आपको प्लेलिस्ट भी इसका दिख रहा होगा। तो इस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं कि 18वीं क्लास हम कर रहे हैं इस समय, और प्रश्न भले ही 10 हो, 15 हो, जो भी हो, लेकिन रिलेवेंट हो, उसकी व्याख्या आपको काफ़ी मतलब कनेक्ट करती है अलग अलग प्रश्नों को भी हल करने में। तो समय नहीं लेते हैं, आप सभी लोग भी अपने पूरी कमिटमेंट के साथ पेन कापी लेकर बैठ जाओ। जहाँ जिस परिस्थिति में हो आप मेरे साथ प्रश्नों को हल करिए, आंसर्स दीजिए, कमेंट्स में लगे रहिए और अपने फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, अपनी बातें रखिए। जो आपकी बातें आती हैं, जो आपकी कन्वर्सेशन हमारे पास आती है, उससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है और मन करता है चीज़ों को और अच्छे से कवर कराएं। चलिए मैं आज की क्लास की शुरुआत करूंगा। पीडीएफ के लिए आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहें, जिससे कि पीडीएफ और क्लास का पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाया करे और जो हम पढ़ाते हैं जिस तरह से बोर्ड मैटर पूरा आपको मिल जाए, इसमें कोई कनेक्टिविटी में ब्रेक ना हो। बाकी मैं शुरुआत आज की क्लास की करता हूँ पहले इस शानदार से प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने बोर्ड पर है और क्या है लिखा है, एक लीनियर इक्वेशन है, आप दिख रहा होगा आपको 3x - y = 12 दिख रहा है। दैट इज 3x - y। अगर आप इसको प्रॉपर देखिएगा तो 3x - y = 12 है। और आपको एक अलग तरीके की बात यहाँ पर दिख रही है कि 8 की पावर अगर x है, नीचे 2 की पावर y है, तो इसका मान हमसे पूछा गया क्या होगा। मतलब दो बातें हमको समझ में, एक तो लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, दूसरा यहाँ पर आपको एक इंडिसेस का कॉन्सेप्ट भी दिख रहा है। तो अब कंफ्यूजन थोड़ा बनता है कि हम क्या करें, इसको हम कैसे हल करें, यहाँ से x y का मान कैसे निकालें, वहाँ सब्स्टिट्यूट करें। ऐसे अगर कोशिश आप करेंगे, निकालने की कंडीशन में जाएंगे तो गलत होगा। और इसमें ऑप्शन देख रहे हैं 2 की पावर 12 है, 4 की पावर 8, 4 है, 8 की पावर 2 है। तो कंफ्यूजन मतलब ऑप्शंस को भी देखकर है, प्रश्न को देखने से भी है, लेकिन थोड़ा सा अगर कूल होकर सोचेंगे तो बड़ी आसानी से आपको इस प्रश्न का हल मिलता हुआ नजर आएगा। आप इसको ऐसे रहने दीजिए, कुछ मत करिए अभी, पहले सोचो सच में रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट की तरफ पहुंचिए। लिखा है 8 की पावर x / 2 की पावर y। तो हम सबसे पहले 8 को लिखें, क्या बताइए, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर पावर क्या लगा है, x लगा है। इतना तो हम सबको पता है कि अगर a की पावर m है और पावर अगर n लगा है, हम इसको a की पावर m × n कहते हैं। ये सबको जानकारी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो सेम आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 2 की पावर या 3x हो जाएगा और नीचे 2 की पावर y ऐसे रहने दें, क्योंकि हम कुछ काम तभी कर सकते थे जब बेस बराबर होते। अब आपके पास स्थिति हो गई कि 2 की पावर 3x है और नीचे कितना है, 2 की पावर y है। करेक्ट है। अब आप सबने पढ़ा होगा कि अगर बेसेस सेम होते हैं, जैसे a की पावर अगर m है और a की पावर अगर n है, बेसेस सेम होने पर हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a की पावर m - n बना देते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं, कितना बताएं, 2 की पावर 3x - y ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाएगा 3x - y और 3x - y की वैल्यू तो 12 दिया है, इसकी जगह पर सिंपली हम लिख सकते हैं 2 की पावर 12। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कनेक्ट होते दिखेंगे, ध्यान दीजिए, पढ़िए और ऐसे प्रश्न अगर आए एग्जाम में तो जरूर हल कीजिए। और भरोसा है आपके कमेंट्स भी बता रहे हैं कि आपके प्रश्नों का सलूशन आ चुका है और सही से आपने प्रश्न का सम कर दिया है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है आज के सेशन का। एक मूल राशि है, मतलब एक प्रिंसिपल है, बताना है हमको, जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन ₹1 का ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज में आप सबको पता है कि कोई धन प्रिंसिपल निवेश किया जाता है, ब्याज की दर जो होती है पर एनम, वह हर साल के लिए सेम रहती है। अगर 5%, 10% जो भी ब्याज की दर है, अगर आज भी है तो मतलब जिस प्रिंसिपल पर आज अप्लाई की जा रही है उसी पर सेकेंड मतलब अगले साल भी, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी, हर साल वही अप्लाइड होगी। तो मूल राशि हमको नहीं पता है, ब्याज दर आपको 5% दिया है। ठीक है, ब्याज दर कितना है, 5% पर एनम दिया है। साधारण ब्याज पर प्रतिदिन मतलब एक दिन का ब्याज है। ठीक है, ये एक दिन का ब्याज है। एक दिन का ब्याज जो है वो आपको ₹1 मिला है। कितना है, ₹1। अब आपसे कहा है कि हमको प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले आइए प्रिंसिपल वैल्यू को देखिए हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा।
आपको जैसे मूलधन नहीं पता है ना, मूलधन P है, ब्याज की दर हमको पता है 5% पर एनम है, और यहाँ पर हमको समय भी नहीं कंफर्म किया है, लेकिन हम बता सकते हैं क्योंकि एक दिन का ब्याज तो हमको दिया है ना, तो यहाँ से बहुत कुछ क्लियर होता है कि भाई समय तो कम से कम एक दिन तो ही है, और एक दिन का ब्याज आपके पास 1 रुपये है, लेकिन जो दर दिया है पर एनम दिया है, तो इसका मतलब जो ब्याज की गणना होगी वो 1 साल के लिए होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष लिखते हैं। और मैं आपको बता दूं किसी भी साधारण ब्याज के प्रश्न में आप जो सूत्र स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं बताइए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से। उसको दिमाग से थोड़ा निकालना पड़ेगा, और निकाल करके हमेशा दर और समय को आपस में मर्ज करना होगा। जैसे ही मर्ज करेंगे जो इसका रेशियो बनेगा, उस रेशियो में हम तुरंत ऊपर के मान अर्थात अंश को हम ब्याज कंसीडर करेंगे और नीचे के मान को हम प्रिंसिपल कंसीडर करेंगे, और इसकी तुलना करने से हमको साफ साफ ब्याज और धन में यहाँ पर कंपेरिजन समझ में आएगा। साधारण ब्याज आपको जैसे निकालना है, जैसे मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 5% गुणे 1 कर दें, क्योंकि 1 वर्ष है तो 5% ही रहेगा, और 5% का मान 1 बटा कितना होता है, 20 होता है। इसको हम ब्याज की तरह कंसीडर करेंगे, इसे हम प्रिंसिपल की तरह कंसीडर करेंगे। इसमें भी आप एक बात सोचो कि आपको एक दिन का ब्याज दिया है 1 रुपये, और 1 साल अगर जा रहे हैं तो 1 साल में होता है 365 दिन। कितना होता है, 365 दिन होता है, तो 365 दिनों का ब्याज कितना होगा, साफ साफ 365 रुपये होगा, है ना। और प्रिंसिपल ही हमको नहीं पता है, हम देखिए कंपेयर कर लिए। अब आप सीधा सीधा देखो, 1 का मान 365 है, 20 का मान करने के लिए 20 से गुणा करो, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 0 होगा, 20 से हम गुणा कर रहे हैं, 2 पंचे 10 होता है, 2 छंगे 12, 1 13, 2 3 6 7, 7300 रुपये यहाँ पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी 7300 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका प्रिंसिपल कहलाएगा, इस प्रश्न के लिए करेक्ट सम माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। ये 3rd नंबर देखिए, एक दिन में किसी काम का आधा भाग, जो काम रहता है उसका हाफ करता है, ए जो है पर्सन वो काम का आधा भाग करता है, जबकि बी जो है, बी क्या करता है, एक दिन में उस पूरे काम को कर सकता है, मतलब जो कंप्लीट वर्क होता है उसे एक दिन में कर लेता है। जबकि सी क्या करता है, सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा ही कर सकता है। इसका मतलब जो सी कर सकता है ना, वो बी का दुगुना काम कर सकता है। सी जो है बी का दुगुना, क्योंकि सी के काम का आधा ही एक दिन में बी करता है, तो बी जितना कंप्लीट करता है वो सी का आधा ही है। इसका मतलब सी की वर्किंग क्या है, डबल है ऑफ द बी, डबल इन कंपेयर टू बी। ये आपका प्रश्न है। उनकी कार्य क्षमताओं में उनकी वर्क इफिशियंसी का रेशियो हमको बताना है कि कार्य क्षमताओं में अनुपात क्या है। कार्य क्षमता हमेशा जो वर्क इफिशियंसी होता है वो एकांक समय, यूनिट समय में किया गया कार्य है। जैसे आप किसी काम को कितने दिन में कवर करते हैं अलग बात है, आप एक दिन में, एक यूनिट समय में, 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं, यही कार्य। जैसे गाड़ी चलती है, वो किसी यात्रा को 5 घंटे में तय करती है, अलग बात है, लेकिन उसने 1 घंटे में कितनी यात्रा तय की है, वही चाल होती है, उसकी स्पीड होती है, वही यहाँ पर कार्य क्षमता होती है, जो कि वर्क इफिशियंसी कहलाती है। 3 पर्सन है, ए है, बी है और सी है। हम इनकी क्षमताओं का अनुपात बनाने जा रहे हैं। जैसे कहा कि ए क्या कर सकता है, वह किसी कार्य का आधा भाग ही कर सकता है, एक दिन में आधा कर सकता है। बी क्या कर सकता है, एक दिन में पूरा काम कर सकता है, जबकि सी के किए गए काम का आधा करता है। इसका मतलब सी एक दिन में 2 काम करता है। यह इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात बनेगा। इसको सिंपली थोड़ा सा भिन्न की तरह सोच लो, जैसे यह 1/2 है, या 1/1 है, या 2/1 है। एलसीएम आप समझ गए 2 है, और 2 यह इसको काटेगा क्योंकि डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करता है, 1 रह जाएगा, 2 का ऊपर गुणा होगा 2 होगा, 2 दूना 4 होगा। तो इससे मतलब अब रह नहीं गया, 1:2:4 यहाँ पर रेशियो होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 1:2:4 इसके लिए राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। तो तीसरा प्रश्न आप लोग नोट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सम, करेक्ट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए दिया गया है। आइए हम लोग पहुंचते हैं चौथे नंबर पर। 2 मीनार हैं, एक पी है, दूसरी कौन है, क्यू है। एक पी है, दूसरी क्यू है, के पाद मतलब फुट के ठीक बीच से, ठीक बीच मतलब मिड पॉइंट से, उनके शीर्षों के जो उन्नयन मतलब एलिवेशन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। पी और क्यू की ऊंचाई हमको बताना है, ऊंचाई भी नहीं बताना, ऊंचाई का अनुपात बताना है। 2 मीनार हैं, देखो एक मीनार ए है और एक मीनार ए है। अब पता नहीं कौन ज्यादा है कम है, अब हाइट का हम नहीं बता सकते हैं, हाइट हो भी सकती है, बराबर भी हो सकती है, मतलब कंफर्म नहीं है, इसलिए तो हाइट को कम ज्यादा तभी तो ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। ये देखिए ऐसे अलग अलग हाइट की हैं। ये इनके फुट की दूरी है, पाद की दूरी है, और एकदम पाद की दूरी के बीच में मतलब एकदम यहाँ से इनके टॉप को अर्थात इनके शीर्ष को ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसको देखा जा रहा है और इसको देखा जा रहा है। तो अगर हम एलिवेशन समझो ऐसे ही होता है, जैसे मैं आपकी आंखों में आंखें डालूं सीधा ऐसे,
इसे कहते हैं एंगल ऑफ बेस लाइन, मतलब ये बेस लाइन है, सॉरी नॉट एंगल ऑफ बेस लाइन, इट्स बेस लाइन। ये आपकी देखने की या मतलब हमारी आधार रेखा है, जिसको हम एकदम सीधा स्ट्रेट खड़े होकर देखते हैं। हम अपनी इस आधार रेखा के साथ कोण बनाते हैं तब जब हमें किसी ऊपर की वस्तु को देखना होता है, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आपने अपनी इस आधार रेखा के साथ ऐसे कोण बनाया जब अपनी पलकों को उठाया, तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जब आप नीचे की तरफ कोई चीज देखते हैं तो आप नीचे की तरफ देखने पर पलकों को उसी आधार रेखा के साथ ऐसे डाउन कर देते हैं, तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, व अवनमन कोण कहलाता है। अभी जैसे हम यहाँ पर पर्सन की तरह खड़े हैं, हमने इसके टॉप को देखा, हमने इसके टॉप को देखा, दोनों के टॉप को देखा और कोण बनाया। देखिए कैसे कैसे बनाया, इसको थोड़ा पॉइंट करिएगा। दो मीनार, एक का नाम P है, दूसरे का नाम क्या है, Q है। ये दो मीनार है के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्षों के उन्नत क्रमशः चलना पड़ेगा P के हिसाब से और Q के हिसाब से। इसको 45 लेना होगा जैसे कहा उसी क्रम में, और इसको 60 लेना होगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब हमसे पूछा कि P और Q की ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। इसकी ऊंचाई मान लो h1 है और इसकी ऊंचाई h2 है। इसी h1 h2 के रेशियो को हमें डेवलप करना है। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि अगर यहाँ पर जैसे 45 डिग्री है, ये पर्सन यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो 45 डिग्री, और ये आपको सबको पता है कि हाइट है तो 90 होगा, ये भी आपका 90 होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan 45 ना। कैसे लिख सकते हैं tan 45? क्योंकि जो कोण है, कोण के सामने है परपेंडिकुलर और बेस इसको मान लो यहाँ से यहाँ तक x है, तो tan 45 बराबर h1 अपान क्या होगा, x होगा। तो tan 45 का मान क्योंकि 1 होता है तो h1 बटा x हो गया। इसका मतलब आपको पता हो गया कि यह h1 है तो यह भी h1, अर्थात यह भी वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। जो वहां पर है वही यहाँ पर है। अगर मान लो इसको हमने x लिखा है तो ये भी आपका क्या हो गया, x हो गया। कन्फर्म है? और ये x है क्योंकि यहाँ से यहाँ की लेंथ बराबर है, इस पहले से बोला था बीच में है, तो अगर यह x है तो यह भी x होगा। कन्फर्म? और x है, अब इसको फाइंड करना तो इधर गए, हमने लिखा tan 60। क्या लिखा, tan 60, क्योंकि tan जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन स्टेबल करता है। तो यह होगा h2 डिवाइड बाई x, ये भी x ही होगा। तो tan 60 का मान √3 होता है, √3 बराबर h2 डिवाइड बाई x हो गया। तो यहाँ से हम h2 की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, h2 की वैल्यू लिख सकते हैं √3 इंटू x। अब सोचो, आपको h1 h2 का रेशियो बनाना था, हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, h1 की बताएं, x है, और h2 की कितनी हो जाएगी, √3 इंटू x है। x से खत्म हुआ, 1:√3 है, 1:√3 है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आप इसको नोट कर सकते हैं, 1:√3 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट सोल्यूशन है, जो आप लोग नोट करिए। चौथा प्रश्न आपका डन होता है। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने को मिल सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगला देखिएगा, एक वृत्त का व्यास है, वृत्त सर्कल, व्यास मतलब उसका डायमीटर, एक वर्ग की भुजा के बराबर है। पूरा प्रश्न पढ़ लीजिएगा। वर्ग मतलब स्क्वायर, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है क्या होगा अगर उस वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल अगर 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो क्या होगा किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले सर्कल सोचो, ये सर्कल है, सर्कल की अपनी रेडियस होगी और सर्कल का आपको एरिया दिया है, कितना दिया है, 36 पाई दिया है। क्योंकि जो इसका व्यास होगा, व्यास मतलब r और r मिलके 2r, वह किसी एक वर्ग की भुजा के बराबर है। ये लिखा है ना, व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ से व्यास निकालने के लिए रेडियस निकालना होगा, तभी भुजा आएगी और भुजा से ही इसका क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर दिया है 36 पाई, पाई पाई से कटेगा, आर स्क्वायर बराबर 36 है, तो आर बराबर कितना होगा, 6 होगा। रेडियस कितनी हुई, 6, तो ये भी कितना होगा, 6, अर्थात इसका व्यास बताओ कितना हो गया, 12। अब ये जो व्यास 12, यही सभी भुजाएं होगा, 12 12 12 और 12। अब सभी भुजाएं 12 हो गई। और वर्ग का एरिया क्या होता है बताइए, एरिया होता है ए स्क्वायर, अर्थात 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 स्क्वायर सेंटीमीटर इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग नोट करिए। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न 144 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द करेक्ट सोल्यूशन, यही सही उत्तर है। आप सभी लोग उतारिए और अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़िए। ये बड़ा अच्छा सा देखिए पूछा गया है। कभी कभी हमको लगता है कि फार्मूले हमारे किसी काम के नहीं, लेकिन ऐसे प्रश्न जब दिखते हैं तो कहते हैं, हम आपको समझाते हैं कि नहीं फार्मूले भी पढ़ो। जैसे यहाँ पर क्या है कि कभी भी मैं इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट होता, जैसे परसेंटेज दिए होते, तो हम इसको फार्मूले का उपयोग करके नहीं बताते। जैसे किसी वस्तु का प्रिंटेड प्राइस, इस क्वेश्चन को देखिए, अंकित मूल्य 5000 है, दुकानदार इस पे x%, y% और z% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो सही विक्रय मूल्य क्या होगा।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान लीजिए यम है, ये प्रिंटेड प्राइस है, उस पर अगर हम x%, y%, z%, इस तरह से अगर हम क्रमिक छूट देते हैं तो ग्राहक को वह कितने में मिलेगी, अर्थात उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस x अपान 100 गुणे 100 माइनस y अपान 100 गुणे 100 माइनस z अपान 100। इस तरह से हम लोग यहाँ पर जनरेट करते हैं। यही चीज जब अगर वैल्यू रहता है, आप सबको पता होगा, अगर ये 10% होता, 20% होता, 25% होता तो भिन्न बनाते और बताते। जैसे अगर मान लो 10% होता अगर ये वैल्यू, तो क्या कहते कि 1/10 होगा और लिखते कि 10 से 1 घट करके 9 हुआ। अगर ये 25% होता तो 1/4 लिखते, कहते 4 से 1 घटकर 3 हुआ। ऐसे बनाया जाता था। इसको अंकित से कंपेयर करते, इसको विक्रय मूल्य से कंपेयर करते। अब जो प्रश्न आपको दिया है देखिए ध्यान से, एकदम सेम ऐसे ही है कि अंकित मूल्य 5000 है, पहली छूट x% की है तो लिखेंगे 100 माइनस x डिवाइड बाई 100। दूसरी छूट y% की है, लिखिए 100 माइनस y डिवाइड बाई 100। तीसरी छूट z की है 100 माइनस z डिवाइड बाई 100। अब आप देखो क्या किससे कैंसिल हो रहा है, थोड़ा खत्म करिए। 3 0 2 0 1 0, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 1000 लेकिन ये 5 है, 5 भी सामने 100 होता है, 20 गुणे 10 कर दिए 200 हुआ। ऊपर हो गया 100 माइनस x, फिर हो गया 100 माइनस y, ठीक है, 100 माइनस z, 100 माइनस z, और नीचे कितना है बताएं, 20 गुणे 10 है 200। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आप देख पा रहे हैं 100 माइनस x, 100 माइनस y, 100 माइनस z डिवाइड बाई 200। ये है आपका सही उत्तर, ठीक, ये सही उत्तर है। आप सब उतारिए, सी ऑप्शन करेक्ट सोल्यूशन इसका माना जाएगा। सही है ना, सभी लोग अच्छे से करेक्ट करते चलिए। जिसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, जिससे उसके हिसाब से हम प्लानिंग करें। तो आइए हम लोग पहुंचते हैं 7वें नंबर पर। देखिए 7वां नंबर शानदार सा क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। परिमाप 64 है, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़ परिमाप होता है, किसी भी आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज कुछ भी हो, तथा उसका जो प्रत्येक बराबर जो भुजाएं हैं, प्रत्येक बराबर भुजा है आधार का 5/6 गुना है। जो प्रत्येक बराबर भुजा है वो आधार की 5/6 गुना है। हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। प्रश्न अच्छा है और बीपीएससी तैयारी के लिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आप देखेंगे आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, ABC है। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं समद्विबाहु की, तो किसी भी, जैसे हमने यहाँ पर इसकी 2 भुजाओं को बराबर कर दिया, या इसका बेस हो गया, नियम के हिसाब से हम इसके परिमाप को लिखेंगे 2a प्लस b। क्या लिखेंगे 2a प्लस b, a प्लस a प्लस b बराबर कितना दिया है 64। अब इसने जो कंडीशन कही है कि उसका जो प्रत्येक बराबर भुजा है आधार का 5/6 गुना है। बराबर भुजा मतलब एक का मान, 5/6 का मतलब क्या हो गया कि अगर यह 5 है और यह 5 है तो यह 6 है। इससे हमने क्या किया कि सभी भुजाओं का अनुपात निकाल दिया, 5 5 6 का अनुपात बना दिया और सभी भुजाओं का जोड़ कितना दिया बताएं 64 दिया है। हमको क्षेत्रफल अगर करना है तो रूल भी होता है, अगर कभी किसी ने आपने पढ़ा होगा तो एरिया का फार्मूला भी होता है। हालांकि फार्मूला केवल याद करने के पर्पज से समझिएगा, अप्लाई नहीं बहुत किया जाता है, फिर भी जान लीजिए एरिया होता है b² / 4 √4a² - b², ये अप्लाइड होता है। लेकिन इसकी भाई देखो, अगर आपके पास भुजाएं एकदम एग्जैक्टली पता हो, अभी तो रेशियो है, तो आप लोग डायरेक्ट इस पर रख करके भी आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसका उपयोग करिए। हमने भुजाओं में 5 5 और 6 का अनुपात देखा और उनका योग कितना देखा 64 देखा। अब हम क्या करें, अनुपाती पदों को जोड़ें। हमने कहा कि पहली भुजा देखो a है, फिर a है, फिर b है, तो यह कितना है 5 है, यह 5 है और यह कितना है 6 है। ये अनुपाती भुजाएं हैं, ये भुजाओं का अनुपात है। अनुपात, अब जब भी कभी आपको किसी भी टर्म में कुछ पदों का जोड़ दिया हो, अनुपाती पदों को पहले जोड़िए। 5 5 10 6 16, 16 बराबर आप करो 64, 1 बराबर होगा 16 चौके 64 4। इसका मतलब यह जो भुजा होगी, जो पहली आप देखिए, अगर हम सोचे, यह अगर सोचा जाए तो यह 6 चौके 24 होगा। इसको सोचिए तो कितना होगा 5 चौके 20 होगा। ध्यान से देखिएगा, 6 चौके 24 होगा, और इसको सोचिए तो यहाँ पर क्या होगा 5 चौके 20 होगा, और यह भी आपका 5 चौके 20 होगा। अब इस कंडीशन पे हम लोग को प्रश्न को फेस करना है। हम आपसे कहें कि अगर कभी क्षेत्रफल निकालना हो तो कुछ ऐसे सोचिए, ऐसे एक लंब डाल दीजिए। जब लंब डाला तो आपको मैं बता दूं कि आप अभी 6 का ही उपयोग करके चलिए, बाद में आप 5 से गुणा कर दीजिएगा, 4 से गुणा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस 6 को देख रहे थे, यह 3 है और यह 5 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से यह 4 होगा। बोलिए कैसे भाई, यहाँ पर 90 है, 90 के सामने अगर यह 5 है या 3 है तो 4 नहीं होगा, बिल्कुल 4 होगा ऊंचाई। और एरिया के लिए जो ये फार्मूला मैंने लिखा है तो चलो चलेगा ही, इसको अप्लाई करिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई।
इसको अप्लाई करिए। 1/2 गुणे आधार कितना माना बोलो, आधार हमने देखो यहाँ पर पूरा 6 लिया है, कितना लिया है 6, और ऊंचाई कितना लिया बताएं, ऊंचाई हमने कितना लिया है यहाँ पर 4 अभी भी आया, 2 से डिवाइड कर दे, 2 दूना 4, 6 दूना कितना हो गया 12, 12 हो गया। अब 12 का गुणा आपको किससे करना है, कहो 4 से, नहीं भाई 4 इसमें भी मल्टीप्लाइड है, 4 इसमें भी मल्टीप्लाइड है, तो 4 चौके 16 से मल्टीप्लाई करिए, 16 से गुणा करिए, 12 छंगे 72 होता है, 2 7, 12 के 12 7 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया, जो कि 7वें प्रश्न का एक शानदार सा सोल्यूशन। आपने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन तो बढ़िया था ही, प्रोसेस और पैटर्न भी आपने अच्छे से इसका सीखा होगा। मुझे भरोसा है कि प्रश्न और कॉन्सेप्ट या इसकी पूरी प्रोसीजर प्रक्रिया आपको समझ में अच्छे से आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, एक सीढ़ी है दीवार के सहारे झुकी है, वह क्षैतिज दूरी के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 12/5। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 24 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी हमको बतानी है। सबसे पहले दीवार है, ये दीवार है, देखिए ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे, ठीक है। और एक सीढ़ी देखिए ऐसे झुकी है, ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी जमीन से ऐसे लगी होती है, सीढ़ी है, ये देखिए सीढ़ी है ऐसे ना, समझ में आ गया होगा। ये दीवार है और एक सीढ़ी लगी है। अब पढ़िए, सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है और क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण बनाती है। ये है क्षैतिज भूमि, ये क्षैतिज भूमि है ना, इसके साथ थीटा कोण बना रही है। इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा, तो tan थीटा अगर दिया है 12/5, तो tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, लिख दीजिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई जो है ये कितना है 24 है, लिखा है। तो दीवार की सीढ़ी के आधार से दूरी मतलब ए लेंथ बतानी है, तो आप लिख दो इसको 12/5 और इसकी जगह आप लिखो 24 और इसकी जगह रहने दीजिए b बराबर 12/5 हो गया। 12 दूना 24, 2 पंचे 10, b बराबर कितना हो गया 10, 10 यूनिट 10 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है ऑप्शन नंबर सी। एकदम शानदार सा प्रश्न है आपके सामने, बहुत बढ़िया। देखिए कंफ्यूज नहीं है होना है, जैसे बहुत सारे लोग के दिमाग में ऊंचाई दूरी चलेगा, बहुत कुछ चलेगा, तो कुछ नहीं है, बस केवल आप लोग को यहाँ पर सिमिलरिटी के आधार पर थोड़ा सा कंपैरिजन करके इस प्रश्न का उत्तर देना था, और आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 8वां प्रश्न डन होता है। 9वें पर आइए। एक सरल रेखा है जो 2x + 3y = 12 है। ठीक है, निम्न में किससे गुजरती है, निम्न में किससे गुजरती है, आप इसको समझिए। 2x + 3y = 12 पासेस थ्रू कहाँ कहाँ से, पहला दूसरा तीसरा चतुर्थांश, पहला दूसरा चौथा चतुर्थांश, दूसरा तीसरा चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश समझ लो क्या है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जब आप पढ़ेंगे, और मैंने पढ़ाया ऐसी बात नहीं है, ठीक है, आप वीडियो देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अच्छे से पढ़ाए हैं। जब टीआरई की हम प्रॉपर प्रिपरेशन करा रहे थे 3.0 की, तो उस समय मैंने बहुत सारे ऑथेंटिक वीडियो दिए थे। यहाँ पर इसको कहें एक्स अक्ष, इसको कहें वाई अक्ष, करेक्ट है। अब आप समझो, यह ओरिजिन है, मूल बिंदु, ये पहला चतुर्थांश है फर्स्ट, या दूसरा चतुर्थांश है सेकंड, या तीसरा चतुर्थांश है थर्ड, ठीक है, और यह चौथा चतुर्थांश है फोर्थ। हम जब कभी किसी ऑर्डर पेयर को अर्थात कोऑर्डिनेट को प्रेजेंट करते हैं तो उसकी एक वैल्यू x से कोऑर्डिनेटेड होती है, एक y से होती है, मतलब एक पेयर प्रेजेंटेड होता है जो कि x y होता है। क्या होता है, x y। अब यह x y अगर दोनों बार पॉजिटिव है, क्योंकि आपको अगर ये रियल लाइन की तरह इसको आप यूज कर रहे हैं, जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं रियल लाइन की तरह, तो आपको बता दो x का पॉजिटिव फॉर्म है, x का नेगेटिव है, x y का पॉजिटिव है तो y का नेगेटिव है। तो अगर पहले चतुर्थांश में है तो दोनों पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अगर यहाँ चला जाता है तो x नेगेटिव y पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर जा रहा है तो x नेगेटिव y भी नेगेटिव होगा, और यहाँ जा रहा है तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। कभी कभी कोई बिंदु इस x अक्ष पर भी आता है, जब x अक्ष पर आएगा तो x का मान आपका रहेगा, y का मान 0 होगा। कभी कभी कोई बिंदु जब y अक्ष पर जाएगा तो y का मान रहेगा और x का मान 0 हो जाएगा, और कभी कभी ये मूल बिंदु पर अगर होगा तो दोनों मान 0-0 होगा, तो x y दोनों का मान 0-0 होगा। अब कोई रेखा जो सरल रेखा होगी वो कहीं ना कहीं अगर गुजरेगी, पास होगी, जैसे पहले तो लाइन का मूवमेंट हमेशा इनफिनाइट तक होता है। अब अगर हम कोई रेखा बना दें, ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, तो उसके किस किस कोऑर्डिनेट से होकर जाने की स्थिति बनती, इसकी बात की जा रही है। जैसे आपका जो प्रश्न है वो देखिए ध्यान से, और प्रश्न को पहले डिफाइन कर लीजिए कि वह एक सरल रेखा है। बिल्कुल है, क्योंकि अगर किसी रेखा को आप y = mx + c के फॉर्म में लिख दें तो वह रेखा आपकी सरल रेखा है। आप इसको लिख ही सकते हैं, लिखिए 3y = -2x + 12। आप यहाँ से इसको y = -2x
+12/3 इस रूप में लिख सकते हैं, जिसका मतलब हम लोग y = mx + c के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब एक सरल रेखा तो है ही है। अब डिफाइन करना है कि किस किस चतुर्थांश से होकर जा रही है। इसको देखने के समझने के तरीके समझिएगा। आप जब भी कभी इस टाइप की रेखा हो, जैसे हमने लिखा 2x + 3y = 12 है, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बार x का मान 0 पुट करें, जैसे x का मान 0 पुट करेंगे लिखेंगे 3y = 12 और y = 4 हो जाएगा। दूसरा, अगर हम y = 0 पुट करें, y = तो 2x = 12 होगा, x = 6 होगा। तो यहां से हमको दो बातें समझ में आएगी कि जब x का मान 0 है तो y का मान 4 है, तो 0,4 लिखिए। x का मान देखो, अब यहाँ पर अगर x का मान 6 है, y का मान 0 है, तो 6,0 लिखिए। आप पहली चीज तो अपनी रेखा को इनसे होकर गुजारिए, क्योंकि अपनी रेखा इन दो बिंदुओं से होकर गुजरेगी। हम इसको थोड़ा बना के दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। हमने अभी बताया कि हमारी रेखा कहाँ से गुजर रही है, 0,4 और 6,0 से। तो आप ऐसे बनाइए, 0,4 तो y अक्ष होगा 0,4, ठीक है। और 6,0 कहाँ होगा, यहाँ होगा 6,0। यहाँ से होकर रेखा गुजरेगी तो रेखा ऐसे पास होगी, देखिए ऐसे ऐसे। अब आपने देखा कौन कौन से निर्देशांक को टच किया कोऑर्डिनेट को, एक तो सेकंड में है, ठीक, एक आपका फर्स्ट में है, ये भी सही है, और एक आपका फोर्थ में है। तो पहले में है, दूसरे में है और चौथे में है, तीसरे में है नहीं है। ये मूवमेंट ही ऐसे होगा, अब इधर आने का कोई चांस ही नहीं है इसका। तो पहले में है, दूसरे में है, चौथे में है, तो आप लिखिए पहला है, दूसरा है, चौथा है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, ऑप्शन नंबर बी है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब होने की गुंजाइश नहीं। पहला है, दूसरा है, चौथा है, वह कहाँ कहाँ से गुजरी, पहले चतुर्थांश से, दूसरे चतुर्थांश से और चौथे चतुर्थांश से। तो इसको ऐसे डिसाइड करना है आपको। ये आई समझ में क्लियर हो गया होगा, इस थोड़ा सा ऐसे प्लान कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगले प्रश्न पर आइए। एक लंबवत, ये पूछा गया प्रश्न, इस टाइप का पैटर्न पूछा जाता है। एक लंबवत प्रिज्म का आधार समलंब है, समलंब मतलब ट्रेपीजियम, जिसकी समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। उनके बीच की लंबवत दूरी 9 सेंटीमीटर है। यदि एक प्रिज्म का आयतन 1331.6 घन सेंटीमीटर है तो प्रिज्म की ऊंचाई हमको बतानी है। अब मेरी बात समझो, कभी जैसे आपको कोई कहे कि जैसे हम कमरे में जिसमें खड़े हैं, ये कमरा क्या है, क्यूबाइड है, मैं पूछूंगा इसका आयतन क्या है, इसका आधार क्या है। अगर आधार आपका आयत है तो आयत का क्षेत्रफल करिए लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणे ऊंचाई कर दे तो इसका आयतन हो गया। अगर कमरा एक वर्गाकार यहाँ पर हो, मतलब एक घन की आकार का हो, घन का मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ऊंचाई भी बराबर हो, तो आपसे मैं आयतन पूछूंगा तो आप कहोगे आधार का क्षेत्रफल मतलब भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, मतलब भुजा भी ऊंचाई है, भुजा का क्यूब होता है। अगर एक वृत्ताकार कुएं की तरह हो तो आधार क्या है, सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल πr² इंटू h, डेप्थ d जो होगा उसका आयतन होगा। किसी भी वस्तु का जो आयतन होता है, धातु का आयतन जो होता है या किसी भी स्पेस का जो आयतन होता है, वो हमेशा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगर हमारे पास आधार जैसा भी होगा उसको देखना पड़ेगा, आधार जैसा भी होगा उसको हम ऊंचाई से जब गुणा करेंगे तभी जाकर आयतन निकलेगा, तभी जाकर वॉल्यूम डेवलप होगा। अब अपने इस प्रश्न में हमसे प्रिज्म की बात किया है। देखिए एक प्रिज्म का आयतन हमको कह रहा है। अब प्रिज्म ध्यान दो, प्रिज्म बनते किस किस प्रकार के हैं। प्रिज्म देखिए ऐसे बना, कभी अगर प्रिज्म त्रिभुजाकार सरफेस पर बना, समतल पर बना ऐसे, अगर ये त्रिभुजाकार बनेगा तो ऐसे बनेगा। त्रिभुज का हमने सरफेस ले लिया और देखो ऐसे इसको डेवलप किया, ये देखिए ये बन गया त्रिभुजाकार, ठीक है। आधार आप दिख रहा होगा आपको, आधार के हिसाब से मतलब आधार त्रिभुज है एक, और उस त्रिभुज के हिसाब से हमने उसके ऊपर ऊंचाई तक उसको प्रेजेंट किया। तो त्रिभुज का जो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है, देखो त्रिभुज ये दिख रहा है ना, ये वाला देखिए ध्यान से कैसे इसको डेवलप किया। अगर कभी आपने त्रिभुजाकार प्रिज्म यूज किया है, ये देखिए इसका आधार हो गया, ठीक। और ये इसका नीचे, ये निचला सतह है जो मैंने अभी आपको बना के दिया है, ठीक है। ऊपर का सतह है लाल कलर से जो कर रहा हूँ, मतलब जैसी हमारी फर्श होती है वैसा ही ऊपर छत होता है। मैंने प्रिज्म पिरामिड का एक वीडियो दिया, उसको देखिएगा आप लोग। और ये उनके बीच की दूरी है अर्थात ऊंचाई है। तो अगर मुझसे कोई इसका आयतन पूछेगा तो मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा और इस ऊंचाई h को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाकर इसका आयतन निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो यह हमारे पास एक वर्ग की आकृति का हो तो सीधी बात घन बनेगा। वृत्त की आकृति का मतलब अगर नीचे सर्कल रखें ऊपर सर्कल रखें तो सिलेंडर बनेगा। अगर यही समलंब की आकृति का है तो समलंब की आकृति का देखिए ऐसे बना, ये देखिए समलंब ट्रेपीजियम होता है, ऐसे बनता है,
ये नीचे का पार्ट हो गया। अब ऊपर का भी देखिए उसी तरह से हम लोग डेवलप करते हैं। ये अब थोड़ा ऊपर नीचे हमसे हो तो ध्यान मत देना इतना जैसे बन जा रहा है ऐसे बनाइए। ये देखिए बना दिया मैंने। तो आपको दिख रहा जो लाल कलर वाला जो फिगर बना है वो नीचे का पार्ट है, और जो अभी ब्लू कलर का देखो, ब्लू को हम ब्लैक से कर दे रहे हैं, ये आपका ऊपर का पार्ट है। ठीक, ये इनके बीच की ऊंचाई है, मतलब दूरी है। अगर मुझसे कोई इसका आयतन पूछेगा तो मैं समलंब का क्षेत्रफल निकालूंगा, इसका एरिया, और इसको इस हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा, इस हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाकर इसका हमें आयतन पता चलेगा। तो समलंब का क्षेत्रफल होता क्या, जैसे अपने प्रश्न में समलंब ही है फिगर में, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का जोड़। समांतर भुजाओं का जोड़ हम लोग लिख दें a प्लस बी, अगर समांतर भुजाएं a प्लस बी है, इंटू उनके बीच की दूरी d, मतलब यहाँ पर d लिख दो या तो h लिख दो, जो भी लिख दिया। ये इसका क्षेत्रफल हुआ। इस क्षेत्रफल में, इस क्षेत्रफल देखो, दूरी मतलब ये वाली दूरी नहीं है, ये तो ऊंचाई है, ये दूरी है a, यहाँ से यहाँ तक जो समकोण बना है। ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है उसकी बात कर रहा हूँ, वो दूरी है, उसको d से लिख दीजिए। और ऊंचाई तो यच यहाँ पर है ही। अब इसी को यच से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इसका आयतन हो जाएगा। प्रश्न पर आइए, ये है प्रश्न। एक लंबवत प्रिज्म है, समलंब है, जिसकी समांतर भुजाएं 11 और कितना है, 15 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे 11 + 15 गुणे उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच की दूरी देखिए कितना है, 11 गुणे 15, 11 + 15 लिख दी, दूरी कितनी है, 9 है। ये तो इसका भी क्षेत्रफल है। इसको ऊंचाई से, मतलब प्रिज्म, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, समांतर भुजाएं 11 और 15 है, उनके बीच की दूरी 9 है, ऊंचाई हमको नहीं पता है, और आयतन हमको दिया है 1731.6, ये दिया है। तो प्रिज्म की ऊंचाई यही h हमको बताना है। यही हमने आपको बताया था ना कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर ही तो आयतन होगा। अब इसको सॉल्व कर लें और आंसर आ जाएगा। पहली चीज देखिए, 11 15 26 होगा, तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए 26 को, 13 हो जाएगा। 13 गुणे 9 117 होगा, ठीक है, या 13 गुणे 9 ही रहने दीजिए, 13 गुणे 9 कर दीजिए, गुणे h कर दीजिए, बराबर 1731.6 है। तो आपको h का मान निकालना है, तो 13 से भाग करिए, 9 से करिए, 13 1 के 13, 4 17, 4 3 13 3 39, 39 4 और 1, फिर 13 3 39, 13 2 26। अभी 9 से डिवाइड करिए, 9 1 के 9 होगा, 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, 9 1 के 9 और 9 4 13, 4 3 9 चौके 36 हुआ, 36 7 9 8 72, 14.8 आया। ऑप्शन नंबर बी में है। ये उसकी ऊंचाई होगी जो समलंब त्रिभुज, समलंब हमारे पास बन रहा है, अगर वो उसको प्रिज्म की आकृति का ले रहे हैं तो उसकी ऊंचाई है। तो ये सभी प्रश्न आपके डन होते हैं, और आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ भी गए होंगे। जिस किसी भी प्रश्न में डाउट हो कमेंट भी जरूर दीजिएगा, आंसर मैं उसका फिर से बताऊंगा, मतलब उसके बारे में आप बताइएगा, जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो उसको मैं फिर से अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।